अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वबाद। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज है हमारे साथ एडवोकेट फैज सैयद। यहाँ पर आया है, एक जाने माने यूट्यूबर भी है और साथ ही में इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये इस्लामिक बातें लोगों तक के पहुँचाते हैं। तो आज हम इनके साथ जो बातें आज हमें करनी है हम उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला सवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो फिर भाई सबसे पहला सवाल जो मतलब बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए, वो ये कि आपने जो अपनी ये जर्नी है उसकी स्टार्ट कहाँ से की और वो क्या मतलब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए कि ये इस चीज में आप पाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पहले सबसे पहली चीज तो ये कि शुरुआत में जो मैं स्कूल में हायर स्कूल में थे या कॉलेज में थे स्टार्ट में, तो एक सिस्टम था कि मैं हर रमजान जो है कुरान को उसके तर्जुमे से पढ़ते थे, पूरा रेसिटेशन भी और साथ में उसका ट्रांसलेशन। जैसे कई दोस्त मिलकर ये रीडिंग करते थे, तो वो मे बी 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चलता, और वही मोटिवेशन था मेरा जो कुरान को समझने का और साथ में लोगों को समझाने के लिए कि जब हम जिस चीज को समझ रहे हैं हमको लोगों तक उसका मैसेज भी पहुंचाना चाहिए। वहां से फिर हमने लोगों को दावत देने का काम शुरू किया। किसी का खास रोल आप जो जिक्र करना चाहेंगे, जैसे आपकी अम्मी का या अब्बा का या किसी का खास रोल कि जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा पुश किया इस जर्नी में? स्पेशल ऐसा पुश किया बोलकर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड होती है। उसी में से एक था, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। उसके बाद रिलीजियस उसके अंदर ही मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इब्तिदाई दौर में। ऐसा सच किसी को आइडिया नहीं था कि ये कर सकते। हाँ, लेकिन ये था कि मेरे नाना का कुछ मोटिवेशन था कि ये किया करो पढ़ने का, वालिदा की कोशिश थी कि वो ऐसा करे। और जनरली अगर मुझसे कोई पूछे कि वो क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से मैंने ये काम शुरू किया, तो दो फैक्टर्स में मैं कह सकता हूँ, एक वालिदा की हमारे मेहनत और वालिद की हलाल कमाई। तो ये दो फैक्टर्स मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे कि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने, बट ऐसा सच किसी को ऐसा आइडिया नहीं था कि कुछ इस तरह से करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। बस जब धीरे धीरे शुरू हुआ काम तो बहरहाल फिर आगे बढ़ता चला। आपने जो कहा कि एक तो वालिदा की आपकी मेहनत और एक जो आपके वालिद की हलाल, तो उसमें एक जो आपने कहा कि वालिदा की मेहनत, तो उसको थोड़ा वजाहत कीजिए, क्योंकि बहुत सी औरतें हमें सुन रही है तो उनके लिए एक मोटिवेशन बन सकते हैं आपकी जो आपके अम्मी थे। एक वालिदा का जो मैं बोल रहा हूँ वो एक उनकी मेहनत थी। मेहनत इस सेंस में थी कि मतलब बचपन से जो है मैं बहुत ही शरारती किस्म का बच्चा था। लोगों के साथ नहीं करता था, सिर्फ घर में वालिदैन के साथ या घर के जितने लोग हैं उनके साथ, बाहर खामोश रहता था। तो वो बड़ी मेहनत करती थी कि बच्चा ये शरारतों को, जिद को, सारी चीजों को छोड़ दे, कुछ तो भी दीन की तरफ लग जाए, कुछ चीजें पढ़े, कुछ चीजें समझे, अच्छा इंसान बने पढ़ लिख कर। और वैसे कोई आसान मुझ पर नहीं थे कि मैं कोई पढ़ लिख कर अच्छा बनना चाह रहा था, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो बड़ी कोशिश करती थी, मेहनत करती थी, पीछे पड़ी रहती थी कि ये कर लो, उतना पढ़ लो। जैसे मेरा 10th किया, पढ़ने का ज्यादा इरादा नहीं था, उन्होंने मोटिवेट करनी ये भी करना है। 12th किया मैंने तो बोला ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन हो गया, फिर उन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर वो किया। फिर उसके बाद मैंने लॉ के फील्ड में 2 ग्रेजुएशन और किए, फिर MA इस्लामिक स्टडीज किया, फिर उसके बाद BA इस्लामिक स्टडीज, फिर MA इस्लामिक स्टडीज किया। मेरा ये सफर चलता है और उनका मोटिवेशन रहा हमेशा कि इस तरह से एजुकेशन बच्चा आगे जाए, फन हुनर में सीखे, दीन और दुनिया के अंदर आगे बढ़े। वो चाहत और कोशिश थी मेरा, और वो उसके लिए काफी मेहनत करते हैं। हमारा एक सवाल जो मतलब एक हमारे जो यूथ से उनकी तरफ से बहुत जरूरी एक सवाल है कि जो भी इंसान ये जो दावत का जो एक सफर है जब वो शुरू करता है तो कई मुश्किलात आती, कई परेशानियां आती रास्ते में। तो मैं ये जानना चाहूँ, कभी कभार ऐसा भी मूवमेंट आता है कि भाई बस अब खत्म, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत क्रिटिक्स हो गया। क्या आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसा फील हुआ, या कभी ऐसा हुआ तो आपने उसको कैसे टैकल किया? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा मरहला आया नहीं। उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्लाह की जो तौफीक अल्लाह ने हमको दी थी वो ये था कि छोटा काम करना, कंस्ट्रक्टिवली करना, अच्छाई से करना, रिश्ते जोड़ के रखकर करना, शिद्दत पसंदी के साथ नहीं करना। जो है ना एक्सट्रीमिज्म करके लोग वर्क करते हैं, लोगों से रिश्ते तोड़कर, लोगों को डरा कर, लोगों का मजाक करके, हमने नहीं किया। लिहाजा सबसे रिलेशन अच्छे रहे हमेशा। जब भी काम किया लोगों ने प्रमोट ही किया, हमारे मसलक और हमारे मनहज को उन्होंने अच्छा नहीं भी समझा तो कभी हमसे बुराई नहीं किया। रीजन के इनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, हमेशा से उनके मामला अच्छे रहे। पूरे शहर में ये हालत थी, मतलब जो काम किया ना, जो लोग पहचानते थे अच्छाई से ही पहचानते थे।
लिहाजा ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह मौका नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे हालात से बचाएगी। कभी ऐसा मौका नहीं है कि सोचे बस हो गया, थक गए, अब नहीं करना चाहिए। रहा क्रिटिक्स का लोगों का रिस्पॉन्स आना, क्रिटिक्स को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए हर इंसान। क्रिटिक्स को आप पॉजिटिव लेके उससे सीखेंगे तो क्रिटिक्स आपको जो एजुकेट करते हैं सबको एजुकेट नहीं कर सकता आप, क्योंकि वो आपके खिलाफ होते हैं। और जब वो एंगल से कोई चीज को देखते हैं तो वो सबसे बेस्ट एंगल होता है किसी के इस्लाह के लिए, मतलब उनके पॉइंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट्स होते हैं जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं क्रिटिक्स को हमेशा उनके लिए दुआएं करता हूँ, हमेशा उनको मुबारकबाद देता हूँ, हमेशा उनसे मुलाकातें करता हूँ, हमेशा उनको तोहफे ताहफे भेजता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमको काफी अपडेट मिलता है। और चाहता हूँ कि क्रिटिक्स के बाद बात जाए, फिर वो जितना एनालिसिस हो सकता कर ले, उसमें से पॉइंट है अगले प्रोग्राम में और अपडेट करता हूँ अपने आप को, क्या वो नुकसान वो गलती नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी खैर भाई के जज़ा में समझूंगा। अब वो किस नियत से मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो उनके रब का मामला है। अगर अच्छी नियत थी तो उनको भी अजर मिलेगा, मुझे भी अजर मिलेगा। उनकी बुरी नियत थी तो उनका अजर चला गया, मुझे तो अजर मिलेगा कि उनसे मैंने फायदा उठाया। तो बहरहाल हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। अच्छा, एक और मसला होता है, जैसे बहुत से दाई है जो दावत की फील्ड में जब आते हैं तो एक फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है। तो अब ये लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे अपनी तरफ से कि भाई ये दोनों चीजों को कैसे मैनेज करें, फाइनेंस को भी और साथ में इनका जो दावत की जो जर्नी चल रही है उसको? देखिए ये चीजें कई तरीके से हो सकती है, जमीन जमाना हालात लोगों के माहौल बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड पे हर चीज डिपेंड है। तो अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि 2-4 भाई और चारों भाई मिलकर जिसमें से एक भाई कुछ काम करना चाह रहा, तो मैं बोलूंगा कि वो 2-3 भाई मिलकर इस एक भाई को सपोर्ट करें। और ये कॉमन चीज है, अगर किसी को जानना है तो गुजराती जो फैमिलीज होती है रिलीजियस फैमिलीज, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके अगर 4 बच्चे और 2 आलिम है तो वो जो 2 गैर आलिम है ना उनकी इनकम इनके साथ जोड़ देते हैं, वो लोग मुआखद जैसा कर देते हैं सबके साथ। समझो 4 भाई और 1 हाफिज है तो वो हाफिज काम नहीं करेगा और वो फुली डेडिकेटेडली वर्क करता है, लेकिन उसका पूरा खर्चा ये उठाते हैं और वो बिजनेस पार्टनर होता है पूरा का, मतलब स्लीपिंग पार्टनर बना लेते हैं उसको। और जो भी इनकम होती है पार्ट उसका, जो भी 1/4 उसका पार्ट उसको चला जाया करता है। तो देखो 4 भाई ने मिलकर एक भाई को फारिग कर दिया। इसी तरह का भी हो सकता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा माशाल्लाह, आपको अर्निंग की इतनी खास जरूरत ना हो, एक सिंपल छोटा मोटा बिजनेस भी आपकी लाइवलीहुड के लिए और ऑलरेडी अर्न जो चीज है वो आपको काम आ जाएगा, आप डेडिकेटेडली इसके लिए चीज दो। कभी ऐसा हो सकता है कि फादर स्पॉन्सर करे अपने सन को, मैं स्पॉन्सर करता तुम काम करो, इसलिए कि हर किसी में काम की सलाहियत नहीं होती। देखिए ये बात बिल्कुल है, दीनी काम की सलाहियत हर किसी को नहीं मिलती, अल्लाह ताला जिसको चुन लेता है, जिसको तौफीक दे देता उसी में वो सलाहियत देता है। लिहाजा ऐसे लोग तो मिलेंगे नहीं। अब आप उनको काम की वजह से अगर बोझ में डाल देंगे तो शायद वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे भी दाई हो सकते हैं जो मेहनत भी करें और साथ में ये काम भी करें, बैलेंस करके। ऐसे भी होता है ना, मतलब बहुत सारे लोग, लॉट मेजोरिटी लोग ऐसे ही करना पड़ेगा कि मैं गरीब फैमिली से कुछ ही बैकग्राउंड नहीं, दोनों करें। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि वो लकड़ी के गट्ठे उठाते हैं, ले आके मार्केट में बेचते और बाकी वक्त में पढ़ते और हदीसों में लिखते जमा करते। ये भी एग्जाम्पल। तो मतलब सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से ये करना है। तो फाइनेंशियल बर्डन तो आएंगे, लाइफ को लिमिट करना है, जरूरतों को और ख्वाहिशात को डिफरेंस करना है, नीड और जिसको बोलते हैं वांट्स, मतलब मेरी नीड ही है और मैं वांट, मैं चाहता यही हूँ, दोनों में डिफरेंस करना है। तो मैं समझता हूँ एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जीकर, जो फाइनेंशियली वीक है और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो मिनिमलिस्टिक लाइफ जीकर ज्यादा ज्यादा पैसा अपने दावत में लगा सकता है। तो ये डिपेंड है एक्चुअली, इस पे कोई एक आंसर किसी के लिए हो सकता है, हर आदमी के हिसाब से हाँ सिनेरियो बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और वो ये होगा कि अभी के जो यूथ है करंट टाइम में, अभी के जो यूथ है स्पेशली हमारे देश में इंडिया, तो इनके लिए आपका कोई एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप इन सबको देना चाहते हैं, या समझ लीजिए एक कुछ अपील टाइप जो आप इन सबसे करना चाहते हैं? देखिए मैं एक ही मैसेज दूंगा ऐसे सिनेरियो में, आपने पूछा यूथ को, तो मेरे एक ही मैसेज होगा कि डिप्रेस नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना। अभी यूथ मायूस है, जॉब नहीं है मायूस, 2 नोटबंदी से मायूस, काम नहीं है मायूस, पड़ोसियों से मायूस, हुकूमत से मायूस, हालात से मायूस, जॉब सब चीज से मायूस है। मायूसी मत रखिए, आप जिस हालत में उसी में जीना, इसी को इंसानियत बोलते हैं, उसी को हिम्मत बोलते हैं, आम जबान में उसी को मर्दानगी बोलते हैं और क्या अल्फाज बोलते हैं। स्ट्रेंथ यही है कि आप जो सिनेरियो में उसमें काम करना, आप बोलेंगे सब कुछ अच्छा हो और मैं एक अच्छा इंसान बनूं, तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब एक आदमी के पास हमें पैसा भी सब कुछ है और उसके बाद वो एक अच्छा इंसान बनता पढ़ लिख कर अच्छे स्कूल में जाके, तो कौन सा कमाल है। एक बच्चे को सब नहीं मिलने के बाद वो सब करता है और एक कमाल तक पहुंचता है, ये कमाल है ना। तो लिहाजा मायूस मत होइए, नाउमीद मत होइए, हालात जैसे भी है आपको उसको स्ट्रगल करना है, उसे मेहनत करना है, रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हालात से मायूस नहीं होना, यही सबसे बड़ी चीज है मैं कहूंगा आज के सिनेरियो में जो हम बात कर रहे हैं। आपके साथ इतना फायदा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें कही गई है हमारी जो आवाम जो जिनके कंसर्न होते हैं वो सब इंशाल्लाह इस पे अमल भी करें। या नस्मत الصبح الآثير تكلمي وروي حديثا مفعما بتنعمي